गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो भाई सारे के सारे? हाउस एवरीबॉडी? जस्ट गिव मी 1 मिनट। वेयर इज द जूम? हरसिमरन गुड आफ्टरनून। राजश्री गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई सारे के सारे? हाउस एवरीवन? गाइस एक सेकेंड, 1 मिनट रुकना बस। हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक किया हुआ है? टेल मी। वेरी गुड हरसिमरन। योगिता कहाँ तक किया है बेटा हमने लास्ट क्लास में? चेक कर। रिटन वायरसेस करवाना है आपने। हमने वो पूरा कर लिया था, क्या कहते हैं, फंगस। ओहो, ओनली द होस्ट कैन शेयर। अच्छा, ड्यूट्रोमाइसिटीज मैंने सब बता दिया है आपको। अच्छा ठीक है। और चार्ट पूरा बना लिया था। एग्जाम्पल्स मैंने आपको शायद मॉड्यूल से कराए होंगे, राइट? एग्जाम्पल्स आई थिंक हमने मॉड्यूल से किए होंगे। एक बार बोल दो यस और नो, ताकि मुझे आइडिया हो जाए। रुको, मैं आपको स्क्रीन दिखा रही हूँ मॉड्यूल की, मुझे बताना वहां तक हो गया है कि नहीं हुआ है, ठीक है? जस्ट टेल मी वंस। एक सेकेंड, इसमें तो है ही नहीं, वो मॉड्यूल ही नहीं है। अच्छा, अभी मैं मॉड्यूल तो नहीं शेयर कर पाऊंगी, खैर। आई वोंट बी एबल टू शेयर द मॉड्यूल राइट नाउ, बट आई एक्सपेक्ट कि हमने ड्यूट्रोमाइसिटीज वगैरह सब कर लिया होगा। एस्कोमाइसिटीज में पेनिसिलिन नोटेटम वगैरह, मैंने क्राइजोजेनम, ये सारे मार्क करवाए थे। ग्रीन स्मोकी मोल्ड, पिंक मोल्ड, एग्जाम्पल्स कि बेसिडियो में कितना क्या करना है। हाँ जी, टेल मी। गुनीत, हरसिमरन बता भाई। जितना भी मैंने बोला वो सारा का सारा कर रखा है ना हमने? से समथिंग गाइस, से समथिंग। ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी, मेरे पास ओके, ठीक है। अरे एक्चुअली गड़बड़ हो गया है। मैंने ना अपने आईपैड को वो बना दिया है होस्ट। तो अब आपके सारे चैट्स ना मेरे मेरे आईपैड पे आएंगे, और मैं ना सोच रही थी मेरी स्क्रीन पे आएंगे। चलो खैर कोई नहीं। सॉरी, तभी मैं बार बार रिपीट कर रही थी अपनी बात को। मेरे पास मैसेजेस स्क्रीन पे नहीं आ रहे थे। ओके, सो दैट मीन्स वी हैव टू स्टार्ट विद वायरसेस। अच्छा, वायरसेस शुरू करने से पहले मैं आपको दो छोटे छोटे टॉपिक है, माइकोराइजा और लाइकन, वो करवा देती हूँ, और लास्ट में फिर हम वायरसेस करेंगे। टेस्ट में आई थिंक इट्स ओनली टिल फंगस। टेस्ट में सिर्फ फंजाई तक आ रहा है। टेस्ट में माइकोराइजा, लाइकन्स और वायरसेस इंक्लूडेड नहीं है। तो आपको सिर्फ टिल क्या कहते हैं, यहां तक ही करना है। आपका फंजाई तक ही करना है, ठीक है? तो आज हम माइकोराइजा, लाइकन्स खत्म करेंगे और वायरसेस शुरू करके वो भी ऑलमोस्ट हाफ कर लेंगे। चलो, तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद माइकोराइजा। व्हाट इज माइकोराइजा? हु इज गोइंग टू टेल मी? अच्छा, जिसको अब आंसर देना है ना, प्लीज अनम्यूट होके देना, क्योंकि मेरे पास ना मैसेज इसमें आएंगे और इसके मैसेज मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। तो इट वुड बी बेटर दैट यू गिव मी आंसर्स थ्रू योर दैट चैट। सॉरी, अनम्यूट करके अपने आंसर्स देना। 1 मिनट रुकना यार, 1 मिनट। ओहो, अगर ये इसको मैं वो कर दूं तो फिर मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी स्क्रीन। जस्ट गिव मी 1 मिनट। वेट, ये रिकॉर्डिंग हो रही है? चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद माइकोराइजा। फर्स्ट हेडिंग डालो माइकोराइजा।
माइकोराइजा में सबसे पहले आप मुझे बताओ, वो आपको ऑलरेडी माइकोराइजा के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, तो टेल मी व्हाट इज माइकोराइजा। माइकोराइजा हमने जब फंगस हम स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने वहां पे आपको एक टर्म लिखवाया था। हु कैन एक्सप्लेन मी व्हाट इज माइकोराइजा? कोई भी बच्चा अनम्यूट करके, जशनप्रीत बता बेटा माइकोराइजा क्या है। मैम फंगल एसोसिएशन होती है हायर प्लांट्स के रूट में। हाँ वेरी गुड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो भाई व्हाट इज दिस। एक सेकेंड मैं लिखती हूँ साथ, एक मिनट रुको भाई, आज ना थोड़ा गड़बड़ हो गया है। एक्चुअली मैंने अपनी आईपैड को वो बना दिया है होस्ट, और लैपटॉप में मुझे ना आपके चैट्स भी नहीं दिख रहे हैं, और मुझे बार बार पीछे जाना पड़ रहा है। चलो लिखो माइकोराइजा क्या होता है। So what is mycorrhiza? It is a fungal association, with the roots of higher plants, in the roots of higher plants. Mycorrhiza is a symbiotic association basically. Mycorrhiza is a symbiotic association between roots of higher plants with the fungus. अब बेटा आपको पता है कि ये अगर सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, मतलब दोनों को ही, प्लांट को और फंगस को, दोनों को ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा होगा, इसलिए दोनों एक साथ में रहने की कोशिश कर रहे हैं और सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रहे हैं। अब वो क्या बेनिफिट है नेक्स्ट आपको ये जानना है। तो बेसिकली अगर हम देखें कि फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एक दूसरे को आपस में क्या बेनिफिट दे रहे हैं, तो फंगस तो हायर प्लांट को, देखो ये जो प्लांट्स होते हैं जो माइकोराइजल एसोसिएशन बनाने के लिए तैयार होते हैं, जैसे पाइनस हो गया, इनकी खुद की जड़ें बहुत ज्यादा कमजोर होती हैं, ज्यादा फैल नहीं पाती हैं सॉइल के अंदर, और प्रॉपर मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती हैं। तो इस वजह से ये ऐसे ऑर्गेनिज्म का सहारा लेना चाहते हैं जो इनकी इस कमी को पूरा करे। तो इस कमी को पूरा करने के लिए फंगस इज ऑलरेडी, तो फंगस क्या करता है, हायर प्लांट की मजबूरी को, that is not able to absorb water and mineral from the soil, ये उसको अपना फोटे बना लेता है, और ये इन रिटर्न फूड और शेल्टर की नीड की वजह से हायर प्लांट्स की रूट के अंदर रहना शुरू कर देते हैं। तो फंगस को प्लांट से शेल्टर और फूड मिल जाता है, और इन रिटर्न हायर प्लांट्स की खुद की जो जड़ें कमजोर हैं, जो वो प्रॉपरली वूली जड़ें होती हैं, रूट कैप मिसिंग होता है। अब अगर रूट हेयर की टिप पे रूट कैप नहीं होगा तो वो डीप अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती जड़ें, जब तक अंदर नहीं जाएंगी वहां से वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके नहीं लाएंगी, वो प्रॉपर वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को पूरा करने के लिए, इस कमी को पूरा करने के लिए फंगस इनके साथ एसोसिएशन बना लेता है। तो लिखो फंगस का क्या लिखोगे, फंगस हेल्पिंग हायर प्लांट, लिखो फंगस बेनिफिट्स हायर प्लांट्स by providing them with water and mineral from the soil, whereas in return it receives food and shelter from the plant. So whereas in return it receives food and shelter from the plant. तो फंगस को क्या बेनिफिट मिला हायर प्लांट से, कि भाई उसको तो फूड शेल्टर मिल गया, और हायर प्लांट को क्या बेनिफिट मिला कि उसको वाटर एंड मिनरल मिल गया। अब माइकोराइजल एसोसिएशन बेटा बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं। माइकोराइजल एसोसिएशन कैन बी ऑफ हाउ मेनी टाइप, टू टाइप, एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा।
So mycorrhizal association can be of two type, ectomycorrhiza and endomycorrhiza. एक्टो का मतलब होता है बाहर, एंडो का मतलब होता है अंदर, एक्टो का मतलब होता है बाहर. तो बेसिकली हमने माइकोराइजा का दो कैटेगरी बनाया है ऑन द बेसिस कि भाई फंगस रूट सेल्स के अंदर कहां तक पेनिट्रेट कर सकता है. तो अगर फंगस प्लांट के सेल्स, रूट सेल्स के सिर्फ इंटरसेलुलर स्पेसेस में ना रह के बल्कि अगर सेल के अंदर भी पेनिट्रेट कर जाए तो उसको बोलते हैं एंडोमाइकोराइजा. लेकिन अगर फंगस सिर्फ रूट सेल्स के सिर्फ इंटरसेलुलर स्पेसेस में रहे और रूट सेल के अंदर पेनिट्रेट ना करे तो उसको बोलते हैं एक्टोमाइकोराइजा. मतलब मेरा क्या कहने का है, मान लो ये मेरी रूट की एनाटॉमी, अगर तुम रूट का सेक्शन कट करते हो तो तुमको सबसे बाहर पहले एपिडर्मिस की लेयर दिखाई देगी, फिर उसके बाद तुमको कॉर्टेक्स की लेयर दिखाई देगी. एंड these mycorrhiza, these fungus in mycorrhiza can penetrate till their cortex, cortical cells तक जाता है फंगस. तो मान लो ये मेरे कॉर्टेक्स के सेल्स हैं, these are the cells of cortex, हायर प्लांट का ये कॉर्टिकल सेल्स हैं. अब मान लो जो मेरा फंगस है अगर एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन बनाएगा तो जो फंगस है इट विल ओनली रिमेन इन द इंटरसेल्यूलर स्पेसेस लाइक दिस. सिर्फ स्पेस में रहेगा फंगस, किसी भी सेल के अंदर एंटर नहीं करेगा. तो if the fungus is restricted only in the intercellular spaces of the root anatomy, then that association of the fungus with the higher plant is called as ectomycorrhiza. एंडो में क्या होता है, यही मान लो मेरे कॉर्टिकल सेल्स है, these are the cortical cells. अब कॉर्टिकल सेल्स ऑफ रूट एनाटॉमी में अब अगर फंगस ना सिर्फ स्पेसेस में रहे बल्कि सेल के अंदर भी अगर पेनिट्रेट करने लग जाए और अंदर पेनिट्रेट करके अपनी नई ब्रांचिंग बना ले लाइक दिस, तो इसको हम बोलते हैं एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन. सो व्हाट इज एक्टोमाइकोराइजल? एक्टो मतलब हो गया बाहर. So when the fungus is only restricted to the intercellular spaces of the plant, और अगर intercellular spaces के साथ साथ अगर वो सेल के अंदर भी एंटर कर जाता है फंगस, then it is endomycorrhiza. ऑब्वियस सी बात है, बेटर कौन सा होगा? एंडोमाइकोराइजा. तो 90% ऑफ द प्लांट्स जो प्रिफर करते हैं माइकोराइजा वो प्रिफर करेंगे एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन. सिर्फ 10% ऐसे प्लांट हैं जो कि अगर माइकोराइजल एसोसिएशन बना रहे हैं तो वो एक्टोमाइकोराइजल बना रहे हैं. Clear? Now, this ectomycorrhizal association is characterized by a net-like structure. अब जब भी बेटा ये जो फंगस है in case of ectomycorrhiza सिर्फ स्पेसेस में रहता है, it only persists in the spaces. तो ऐसा लगता है कि स्पेसेस में एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन गया है. इस नेटवर्क को सबसे पहले डिस्कवर किया था, ऑब्जर्व किया था हार्टिग ने. तो हम बोलते हैं that ectomycorrhiza is characterized by Hartig's net. ऐसा नहीं लग रहा है नेट की तरह स्ट्रक्चर बन गया है, पूरे इंटरसेलुलर स्पेसेस में फंगस 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 फैली होती है. और फंगस भी कैसा स्ट्रक्चर है? मैश लाइक है. फंगस के पास कोई, फंगस की खुद की कोई बॉडी वेल डिफाइंड थोड़ी ना होती है. थैलस लाइक है, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी है और मैश लाइक बॉडी होती है. तो ऐसा लगता है अगर आप एंडोमाइकोराइजा का सेक्शन कट करके माइक्रोस्कोप के नीचे लगा के देखोगे, सॉरी एक्टोमाइकोराइजा का, तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कुछ नेटवर्क लाइक, कुछ नेट लाइक स्ट्रक्चर इन बिटवीन द सेल, इन बिटवीन द स्पेसेस ऑफ द सेल आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा. इसको ऑब्जर्व किया था हार्टिग ने, इसलिए हम इसको बोलते हैं हार्टिग्स नेट. एम आई क्लियर व्हाट इज एक्टोमाइकोराइजा? यस और नो? भाई अनम्यूट करके ही प्लीज मुझे आंसर देना कृपया. तो अब एक काम करो, लिखो, स्टार्ट राइटिंग. तो व्हाट इज एंडोमाइकोराइजा? पहली बात तो अंदर, एक्टो मतलब आउटसाइड. तो अगर एंडोमाइकोराइजा में क्या है, फंगस एंटर्स इनसाइड द कॉर्टिकल सेल्स अलोंग विद द स्पेसेस. एंड अगर मान लो, अच्छा रुको मैं खुद ही लिख देती हूँ, एक सेकेंड. लिखो एक्टोमाइकोराइजा क्या होता है. व्हेन द फंगस is only restricted to the intercellular spaces of the root cells, intercellular spaces of the
root cell, that is when the fungus do not penetrate inside the cells, that is when the fungus do not penetrate inside the cell. तो एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन क्या हो गया भाई कि जब फंगस हमारा सिर्फ और सिर्फ स्पेसेस में रहे और सेल के अंदर पेनिट्रेट ना करे. सेकेंड पॉइंट, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हार्टिग्स नेट. It is characterized by Hartig's net. ये जो आपने बनाया है डायग्राम में, ये आपका हार्टिग नेट है. एंड दीज आर द रूट सेल्स. और ये इनकी बीच की हो गई इंटरसेलुलर स्पेस. एंडोमाइकोराइजा में क्या होगा? एंडोमाइकोराइजा में व्हेन द फंगस enters the cells of the root along with the spaces. ठीक है, लिखो. अब एंडोमाइकोराइजा का डायग्राम कैसे दिखाई देगा? मान लो मेरा ये एक रूट सेल है, ठीक. अब फंगस कैसे पेनिट्रेट करेगा? सेल के अंदर भी जाएगा, सेल के बाहर भी जाएगा. तो ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं सेल के अंदर. नॉब समझते हो? जैसे तुम्हारा क्या कहते हैं, घर में तुम लोग के घर में गैस होगी, तो गैस का अगर नॉब देखा होगा, कुछ स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो जब फंगस अंदर जाएगा बाहर आएगा, अंदर जाएगा सेल में रहेगा, सेल के बाहर जाएगा, तो ये एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं. सो दीज आर नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है. नॉब लाइक बोल सकते हो या फिर वेसिकल लाइक. स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं फंगस इनसाइड द सेल एज वेल एज आउटसाइड द सेल. तो वेसिकल लाइक. अब यही वेसिकल्स अंदर जाके अपने आप को ब्रांच ऑफ कर लेती है और फंगस अंदर तक डीप पूरे सेल तक फैल जाती है. सो दिस इज ब्रांचिंग. ब्रांचिंग को हम बोलते हैं, ब्रांचिंग बेसिकली आप पेड़ों पे देखते हो, ट्रीज में ब्रांचिंग होती है. ट्री मतलब आर्बोरियल. अगर आपने वर्ड सुना होगा. टेरेस्ट्रियल में अगर आप जो भी जानवर जो जैसे जो पेड़ पक्षी हैं जो पेड़ों पे रहते हैं, उनको हम बोलते हैं आर्बोरियल एनिमल. तो आर्बोरियल वर्ड आता है इनहैबिटेंट्स ऑन ऑफ ट्री. तो अभी जो फंगस है ये सेल मतलब प्लांट की रूट सेल के अंदर जा रहा है और वहां पे ब्रांचिंग कर रहा है. तो इसलिए यहां पे हम टर्म यूज करते हैं अर्बस्कल. तो ब्रांचिंग ऑफ फंगस इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एज अर्बस्कल. पहले तो नॉब बनाया, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाई, फिर उन वेसिकल्स ने अंदर जाके ब्रांचिंग और डीप फैल गए, फिर उन्होंने क्या बना दी? अर्बस्कल. इसीलिए हम एंडोमाइकोराइजा को वेसिकुलर अर्बास्कुलर माइकोराइजा भी बोलते हैं. शॉर्ट फॉर्म है वैम. So when the fungus enters the cell of the root along with the spaces, these are characterized by VAM. VAM मतलब क्या है? वेसिकल्स. एंड ए का क्या मतलब है? अर्बास्कल. अर्बास्कल मतलब कि फंगस की सेल के अंदर और डीप ब्रांचिंग होगी, फंगस और सेल के अंदर फैलता जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं अर्बास्कल. So these are characterized by vesicular, arbuscular mycorrhiza. Vesicular arbuscular mycorrhiza. हर सिमरन यहां तक क्लियर है? यस मैम. देखो, तो माइकोराइजा दो टाइप के होते हैं बेटा. माइकोराइजर ऑफ टू टाइप, एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा. एक्टो मतलब बाहर, अगर फंगस सेल के बाहर बाहर स्पेसेस पे रहे. एंडो मतलब अगर वही फंगस सेल के अंदर एंटर कर जाए. तो एंडोमाइकोराइजा एक्टो. एक्टो इज कैरेक्टराइज्ड बाय Hartig's net, whereas endomycorrhiza is characterized by forming VAM. VAM stands for vesicular arbuscular mycorrhiza. Vesicular मतलब knob like structures inside the cell which further branches off to form arbuscles. तो vesicular arbuscular mycorrhiza. लिखो यहां तक.
हो गया? Done. ओके, वेरी गुड, थैंक यू। ओके, तो यहां तक हम लोग लिख चुके हैं। वेट वेट वेट, नाउ एग्जाम्पल्स आपको आपके मॉड्यूल से याद रखना है कि एंडो और एक्टोमाइकोराइजा के एग्जाम्पल्स क्या है। एक मिनट मुझे देना, मैं मॉड्यूल यहाँ पे दिखा देती हूँ तो आप लोग खुद से ही लिख लेना। एक मिनट रुकना। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, ओके, नाउ सी, मैं रीड कर रही हूँ, एक बार सब ध्यान देना। ये टर्म वर्म साइंटिस्ट वगैरह आपको याद नहीं करना है। द टर्म वाज गिवन बाय फ्रैंक एंड ऑल, नो नीड टू लर्न। व्हाट इज माइकोराइजा? माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंगस एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट। अब ऐसी जड़ें, ऐसी प्लांट्स जो इन माइकोराइजल एसोसिएशन को बनाना चाहते हैं, एक्चुअली उनके पास रूट कैप, रूट हेयर होती है, बट उनकी रूट हेयर में रूट कैप नहीं होता, जिसकी वजह से ये रूट हेयर काफी डीप तक पेनिट्रेट नहीं कर सकती। प्लीज राइट दिस पॉइंट, अपने नोट्स में ये पॉइंट लिखो जरा। वेट, राइट दिस पॉइंट। चल भाई, राइट दिस पॉइंट। mycorrhizal mycorrhiza forming plants, mycorrhizal plants lacks root cap, therefore their root hair cannot penetrate deep inside the soil। लिखो इस पॉइंट को। write this point। So mycorrhizal plants lack root cap, therefore their root hair cannot penetrate deep inside the soil, hence they get associated with fungus. Hence they get associated with fungus. Done? Done. Very good. Now see, there are two types of mycorrhiza, ectomycorrhiza and endomycorrhiza। ectomycorrhiza मतलब, now write this, ectomycorrhiza जहां आपने लिखा है वहां पर लिखो, mostly fungal partner belongs to Basidiomycetes। Write this point in your notes। आपने चार्ट बनाया होगा, एक्टोमाइकोराइजा के लिए लिखो कि इनमें बेसिकली फंगल पार्टनर किसको, किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, किस क्लासिफिकेशन को, बेसिडियोमाइसिटीज। जबकि एंडो के लिए लिखो कि दे बिलोंग टू जाइगोमाइसिटीज। एंडोमाइकोराइजल फॉर्मिंग फंगस बिलोंग्स टू क्लास जाइगोमाइसिटीज, जबकि एक्टोमाइकोराइजा के लिए लिखो बेसिडियोमाइसिटीज। राइट दिस। Fungal partner of endo and ectomycorrhiza. Ectomycorrhiza is Basidiomycetes, whereas endomycorrhiza is Zygomycetes. Next, ectomycorrhiza में the fungus forms a mantle of hyphae over the surface of root as well as penetrate inside the root cortex but remains in the spaces. They do not enter inside the cell, producing net-like structure called as Hartag's net. The cortical cells of the root secrete nutrients. अब जो cells हैं प्लांट के, वो स्पेसेस में न्यूट्रिएंट देंगे ताकि फंगस वहां से अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर सके, और फंगस जो पानी और मिनरल एब्जॉर्ब करेगा वो cortical cells को पहुंचा देगा स्पेस में ही रह के। These fungus they do not enter inside the spaces cell, they only remain in the spaces.
एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बस आपको याद रखना है, लिखो बोलेटस विद द रूट्स ऑफ पाइनस, राइट इट। बोलेटस फंगस का नाम है, बोलेटस इज द नेम ऑफ अ फंगस विच गेट्स एसोसिएटेड विद द रूट ऑफ पाइनस। बस एक एग्जाम्पल याद रखना है, बोलेटस विद द रूट्स ऑफ पाइनस, लिखो। लिख लिया यहां तक? एग्जाम्पल ऑफ एक्टोमाइकोराइजा, फंगस बोलेटस विद द रूट्स ऑफ पाइनस। नेक्स्ट एंडोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा में फंगल हाइफे पासेस इनटू द स्पेसेस ऑफ द कॉर्टिकल सेल। अब अगर फंगस से स्पेस में ना रह के बल्कि सेल के अंदर भी चला जाए और अंदर जाके अपनी ब्रांचिंग कर ले, अंदर जा रहा है, वेसिकल बना रहा है, ब्रांचिंग कर रहा है, तो उसको हम आर्बास्कल्स कहते हैं। Thus this endomycorrhiza is also called as VAM. VAM helps in वही सेम काम, helps in absorption of nourishment from cortical cell. Example लिखो, ग्लोमस फंगस विद द रूट्स ऑफ ऑर्किड। एक्टो का जैसे आपने एग्जाम्पल लिखा ना, फंगस बोलेटस विद द रूट्स ऑफ पाइनस, वैसे ही एंडोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल लिखो, फंगस ग्लोमस विद द रूट ऑफ ऑर्किड्स। लिखो ये दोनों एग्जाम्पल। ग्लोमस विद द रूट्स ऑफ ऑर्किड, और एक्टो में एग्जाम्पल लिखोगे बोलेटस विद द रूट ऑफ पाइनस। लिख लिया? Done. गुड। अब लिखो एडवांटेजेस ऑफ माइकोराइजा, एक नोट पॉइंट बना के लिखो एडवांटेजेस ऑफ माइकोराइजा, और बस उसमें आपको एक पॉइंट लिखना है, फंगस increases the absorption of minerals like phosphorus, potassium for the copper, phosphorus, copper, potassium, इन minerals का absorption fungus inside the root plant increases 2 to 3 times। मतलब प्लांट अगर x अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस और नाइट्रोजन और पोटेशियम जैसे अगर एलिमेंट एब्जॉर्ब कर सकता है, तो फंगस उससे 2 गुना या 3 गुना ज्यादा मिनरल एब्जॉर्ब करके प्लांट को देगा। तो अच्छा है ना, माइकोराइजल एसोसिएशन बना लो, एक तो फंगस को भी घर मिल गया रहने को, खाना पीना मिल गया खाने को, इन रिटर्न जो एब्जॉर्प्शन का रेट x था, अब वो माइकोराइजल एसोसिएशन बनाने की वजह से, फंगस की एंट्री की वजह से वही काम अब 2 या 3 गुना ज्यादा अच्छे से होगा। तो ये चीज तो अच्छी है। तो माइकोराइजल एसोसिएशन में जो फंगस है वो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन, मेनली फॉस्फोरस, कॉपर, पोटेशियम, इनका एब्जॉर्प्शन 2 से 3 गुना बढ़ा देता है। बस पहला पॉइंट लिख दो, दैट्स इट। तो ऐसे प्लांट जैसे पाइन्स हैं, ऑर्किड्स हैं, बर्चेस हैं, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो माइकोराइजल एसोसिएशन बनाते हैं, और इनमें देखा गया है कि इनका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स है बाकी प्लांट के कंपैरिजन में 2 गुना या 3 गुना होता है। क्यों भला ऐसा होता है? क्योंकि इनके पास होता है माइकोराइजल एसोसिएशन, दे हैव फंगस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। बस पहला एडवांटेज लिख लो, दैट्स इट। इसी के साथ माइकोराइजा आपको बस यहीं तक करना है। नेक्स्ट इज लाइकन्स, इसके बाद हेडिंग डालो लाइकन। जश्नदीप कर लिया बेटा? Yes, ma'am. ओके, व्हाट अबाउट किरण, सृष्टि, सिमर, योगिता? आई होप सबने कर लिया होगा, क्योंकि अब मैं दैट्स वेरी गुड। ओके, क्योंकि अब मुझे मैसेजेस तुम लोग के दिखाई नहीं देंगे, तो मैं मैसेज तो देख नहीं पाऊंगी, तो प्लीज मेरे को एक बार अनम्यूट करके बोल दिया करो कि मैम हो गया है, नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइकन्स। अब लाइकन में बहुत मेन ही करना है, बहुत ज्यादा नहीं याद करना है। हेडिंग डालो लाइकन्स। अब जैसे बेटा आपने
माइकोराइजल फंगस का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखा है विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट, वैसे लाइकेंस भी फंगस का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, बट नॉट विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट बट विद एल्गी. राइट द फर्स्ट पॉइंट. लिखो पहला पॉइंट. Lichens are symbiotic association, that means mutually useful association between algae and fungus. अच्छा, लाइकेंस या माइकोराइजा को हम किसी भी विटिकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह दे सकते हैं, यस और नो? आप लाइकेंस या माइकोराइजा को विटिकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किस किंगडम में रखोगे यस और नो? और अगर हाँ तो किस किंगडम में रखोगे? बताओ भाई. लाइकेंस एंड माइकोराइजा को कहां रखोगे आप? हरसिमरन, आंसर मी. किसी भी में नहीं रखेंगे. हाँ, क्यों नहीं रखोगे किसी में भी? वेरी गुड. लाइकेंस एंड माइकोराइजा, दी सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाले जो, और ये जो है लाइकेंस और माइकोराइजा जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हम 5 किंगडम में से किसी भी किंगडम में नहीं रख सकते. क्यों हरसिमरन? मैम क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है ये. एग्जैक्टली, क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है. लाइकेन 2 ऑर्गेनिज्म को मिला के बना है, एल्गी और फंजाई. एल्गी आपका प्लांट किंगडम का मेंबर है, फंगस किंगडम का मेंबर है, मतलब फंगस है. तो अब एल्गी और एक प्लांट किंगडम, एक फंगस किंगडम, अब इन दोनों को मिला के अगर कोई एक नया ऑर्गेनिज्म बना है तो आप उनको किसी भी इंडिपेंडेंट किंगडम में नहीं डाल सकते, क्योंकि लाइकेन्स आर नॉट इंडिविजुअल, rather they are the association of 2 different organisms belonging to 2 different kingdom. वैसे ही माइकोराइजा है, एक फंगस हो गया, एक हायर किंगडम प्लांट हो गया. तो 2 अलग अलग मेंबर बिलोंगिंग टू 2 डिफरेंट किंगडम्स का एसोसिएशन है ये लाइकेंस एंड माइकोराइजा. इसलिए हम इनको इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली किसी भी किंगडम में नहीं डाल सकते. तो लाइकेंस हो गए, माइकोराइजा हो गया, वायरसेस हो गए, इनको किसी भी विटिकर के क्लासिफिकेशन में कोई भी जगह नहीं मिली. अब the algal partner of lichen is called as phycobiont, whereas the fungal partner of lichen is called as mycobiont. एल्गी जो है उसका काम होता है लाइकेन में, क्योंकि फोटोसिंथेटिक है तो ये खाना बना सकता है. बाकी सारा का सारा काम फंगस का होता है. एंकोरेज बनाना, मतलब लाइकेन की बॉडी बनाना, वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना, सारा का सारा काम फंजाई का होता है, माइकोबायोन्ट पार्टनर का होता है. एल्गी फाइकोबायोन्ट पार्टनर का बस एक काम होता है, जो भी मिनरल वाटर, जो भी फंगस वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके ला रहा है, उसको यूज करके लाइट को ट्रैप करके उसको ग्लूकोज, उसको फूड में कन्वर्ट करना. तो लिखो सेकंड पॉइंट. राइट. The algal component is known as phycobiont and fungal component is known as mycobiont. Algal component is autotrophic whereas fungal component is heterotrophic. तो लाइकेन में भी दोनों का ही म्यूचुअल एसोसिएशन है. फंजाई को खाना मिल जाता है, एल्गी को शेल्टर मिल जाती है, क्योंकि फंजाई पूरी लाइकेन की बॉडी बना देता है जिसमें एल्गी साथ में रहने लग जाता है, और इन रिटर्न फंजाई को खाना मिल जाता है. तो एल्गी एंड फंजाई दोनों आपस में म्यूचुअली एसोसिएट करके एक दूसरे को बेनिफिट देके ये एक नए ऑर्गेनिज्म को बना देते हैं. लिखो थर्ड पॉइंट. लिखो फिर. एल्गी प्रिपेयर्स फूड फॉर फंजाई whereas fungi provides shelter. खाना बनाने का सामान वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके एल्गी को प्रोवाइड करता है. तो एल्गी को कोई चिंता नहीं करना लाइकन में, ना रहने की चिंता करना है और ना सामान की चिंता करनी है. ये दोनों काम फंजाई की है, और फंजाई को इन रिटर्न खाने की चिंता नहीं करनी, ये काम एल्गी का है. इन शॉर्ट, एल्गी लाइकन्स में एल्गी इज योर मदर एंड फादर इज योर फंजाई. कैसे? पापा पूरा घर बनाते हैं, बाहर से पैसे लेकर आते हैं, खाना सामान लेकर आते हैं, मम्मी घर में खाना बनाती है. तो एल्गी इज व्हाट? इज योर मदर, फंजाई इज योर फादर. तो फंजाई लाइकेन का पूरा घर बनाता है, एंकोरेज प्रोवाइड करता है, और वाटर मिनरल का एब्जॉर्ब करके एल्गी को प्रोवाइड करता है, जिसको यूज करके एल्गी खाना बनाता है. एल्गल पार्टनर को फाइकोबायोन्ट कहते हैं, फंगल पार्टनर को माइकोबायोन्ट कहते हैं. लिखो 3 पॉइंट्स तक लिखो. राइट इट. नाउ
कहते हैं कि लाइकेंस का इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब लाइकेंस में फंगस और एल्गी का इतना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होता है कि अगर आप माइक्रोस्कोप के एक बार नीचे लगाकर देखोगे इनको, तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि एक्चुअली ये दो ऑर्गेनिज्म कंपोजिट फॉर्म में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं. इट दे सीम्स टू बी ओनली वन ऑर्गेनिज्म. मतलब एक के साथ एक दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हैं ना, लेकिन देखने वाला ये नहीं बता सकता कि भाई ये एक ऑर्गेनिज्म नहीं बल्कि दो ऑर्गेनिज्म है जो साथ में मिलके रह रहे हैं. लिखो. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, lichens are very good pollution indicator. That means what? They do not grow in polluted area. ये air pollution indicator होते हैं. SO2 rich environment, सल्फर डाइऑक्साइड अगर ज्यादा होगी environment में तो वहां lichen survive नहीं करते. So they are very good air pollution indicator. यहाँ पे air और जोड़ देना. Write it. Lichens are very good pollution indicator लिखा है ना, वहां पर लिख लो lichens are very good air pollution indicator. That means they do not grow in sulfur dioxide rich area. Polluted जहां पर लिखा है वहां पर लिख लो SO2 rich area. SO2 rich area में ग्रो नहीं करते. क्यों नहीं करते? पहले इतना लिखो फिर बताती हूँ. गुड, वेरी गुड. अब देखो ये SO2 रिच इन्वायरमेंट में बेटा क्यों नहीं ग्रो करते? क्योंकि SO2 रिच इन्वायरमेंट में जो एल्गी है, अब एल्गी बेटा उनके पास होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स. नाउ वेट, लेट मी टेल यू. नाउ व्हाट हैपेंस, SO2 रिच इन्वायरमेंट में लाइकेंस फेल्स टू ग्रो. क्वेश्चन ये है व्हाई. होता क्या है, SO2 एल्गी के क्लोरोफिल का, लाइकेंस में एल्गी है ना, तो SO2 जो है इन्वायरमेंट का जो SO2 है वो एल्गी में जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स है उसका फियोफाइटाइजेशन करा देता है. फियोफाइटाइजेशन. नाउ व्हाट इज फियोफाइटाइजेशन? नॉर्मली आपको क्लोरोफिल का आप स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो. क्लोरोफिल में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है दैट इज मैग्नीशियम. Now, what SO2 does, SO2 gas replaces this magnesium from 2H+. SO2 मैग्नीशियम को 2H+ से रिप्लेस कर देता है, जिसकी वजह से क्लोरोफिल की टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब लाइट खत्म हो जाती है. अब जब एल्गी लाइट ही ट्रैप नहीं करेगा तो खाना नहीं बनाएगा, खाना नहीं बनेगा तो खाने की डेफिशिएंसी की वजह से लाइकेंस विल आल्सो डाई एंड एल्गी विल आल्सो डाई. लाइक दिस fungi will also die, algae will also die. Like this lichen will die. तो होता क्या है, lichens are very good air pollution indicator, especially they do not grow in SO2 rich environment. polluted area में ये grow नहीं करते. क्यों? क्योंकि SO2 algae के chlorophyll का phiophytization करवा देता है, that is replacement of magnesium by 2H+ ion. As a result, chlorophyll fails to trap light, and due to the deficiency of food, lichens they also die. Clear? लिखो. Write this full. SO2 in the environment, जहां पे आपने लिखा है ना कि lichens are very good air pollution indicator and they do not grow in SO2 rich environment, उसी के नीचे इसका explanation लिखो अपनी कॉपी में. SO2 in the environment causes phiophytization of chlorophyll pigments, that is magnesium, which is the central metal atom of chlorophyll, is replaced by
2 protons, full stop. As a result, chlorophyll of algae fails to trap light, and due to the deficiency of food, lichens dies. तो इसीलिए हम कहते हैं कि लाइकेंस बहुत ही अच्छे एयर पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं. क्यों? क्योंकि वहां लाइकेंस ग्रो ही नहीं करेंगे SO2 रिच एनवायरनमेंट में. क्यों नहीं ग्रो करेंगे? क्योंकि SO2 रिच एनवायरनमेंट एल्गी को उसका काम करने से रोकते हैं, खाना नहीं बनाने देते. क्यों नहीं बनाने देते? क्योंकि क्लोरोफिल को डैमेज कर देता है SO2. अब अगर SO2 की वजह से अगर क्लोरोफिल पिगमेंट्स डैमेज हो जाएंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है खाना नहीं बनेगा. उस फूड की लैक की वजह से लाइकेंस पर वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे एंड दे विल आल्सो डाई. लिखो इतना. Now, this concept of lichen was explained by Theophrastus for the first time. Theophrastus साइंटिस्ट थे जिन्होंने lichen का डुअल कॉन्सेप्ट कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, ये डुअल कंपोजिट जो नेचर है lichen का, वो थियोफ्रास्टस ने एक्सप्लेन किया था. लिखा है अब तक? डन. चलो ओके. आई होप बाकियों ने भी कर लिया होगा. मैं हटा रही हूँ इस चीज को. सी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखो. द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड एज लाइकेनोलॉजी. Sorry, this concept was given by Schwendener and the term lichen was used by Theophrastus. तो कॉन्सेप्ट दिया था श्वेंडनर ने पहली बार कि भाई एक ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रह रहे थे. इसके बारे में हमें श्वेंडनर ने बताया था. However, the term was given by Theophrastus and the study of lichen is called as lichenology. Now, अब आपको पता है कि लाइकेन को 2 ऑर्गेनिज्म मिलके बना रहे हैं, फंगस और एल्गी. फंगल जो पार्टनर जो फंगस है, the fungal partner that is called as which is called as mycobionte mainly belongs to either Ascomycetes or Basidiomycetes. लिखो. After this write the next point. Fungal partner mainly belongs to Asco or Basidiomycetes, whereas algal partner either belongs to Chlorophyceae or Cyanophyceae. मतलब या तो साइनोबैक्टीरिया होगा लाइकेन में एल्गी, या फिर क्लोरोफाइसी मतलब या तो ग्रीन एल्गी होगा. रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी लाइकेंस नहीं बनाते. और मेंबर ऑफ साइनोफाइसी. साइनोफाइसी बेटा ध्यान रखना, हम साइनोबैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं एंड साइनोबैक्टीरिया इज नॉट द मेंबर ऑफ प्लांटी, रादर इट इज अ मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा. तो यहाँ पे हम वैसे साइनोफाइसी, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, मोनेरा की बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम उनको एल्गी से रिलेट कर सकते हैं एज दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग CO2 एंड प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज. तो फंगल पार्टनर मेनली बिलोंग्स टू एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, whereas algal partner belongs to either chlorophyceae or cyanophyceae. Done? Done. Okay. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. अब एल्गी प्रिपेयर करता है फूड और उसको किस फॉर्म में स्टोर करता है? मैनीटोल. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, एल्गी प्रिपेयर्स एंड स्टोर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ मैनीटोल. अब एक कॉन्सेप्ट है बेटा हीलियोटिज्म का. हीलियोटिज्म का मतलब होता है स्लेवरी करवाना. नाउ सी, अगर आप लाइकेन की बॉडी को स्टडी करोगे तो उसमें 90% हिस्सा फंगस का होता है, सिर्फ 10% हिस्सा एल्गी का होता है. तो अगर आप, और ज्यादातर काम भी फंगस ही कर रहा होता है.
तो ऐसा लगता है देखने वाले को और समझने वाले को कि जैसे फंगस ने एल्गी को अपना स्लेव बना रखा है और जबरदस्ती फंगस ने एल्गी को अपने घर पे रखा है एज अ वर्कर, कि भाई मुझे खाना नहीं बनाना आता, कुक की तरह रखा है। जैसे आप अपने घर में कुक रख लो तो आप मास्टर हो जाओगे, क्योंकि आपका ही घर है, आप ही सामान ला के दे रहे हो, सारा कुछ आप ही कर रहे हो। बस आपको क्योंकि खाना बनाना नहीं आता, इसलिए आपने अपने घर में एक 24 घंटे का कुक रख लिया है, जो आपके घर में ही रह रहा है, आपका दिया हुआ ही भोजन खा रहा है, बस आपके दिए हुए सामान से भोजन बना रहा है, खुद भी खा रहा है और आपको भी खिला रहा है। तो ऐसा लगता है कि जैसे लाइकन इज अ मास्टर स्लेव एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गी, जिसमें फंगस मास्टर है और एल्गी स्लेव है। ऐसा लगता है कि जैसे फंगस ने एल्गी को हायर किया है कि आओ मेरे घर में रहो, मेरा सामान इस्तेमाल करो, खाना बनाओ, खुद भी खाओ, मुझे भी खिलाओ। ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी एंड मास्टरशिप रिलेशनशिप इन लाइकन इज कॉल्ड एज helotism. So fungus sends haustoria into the algal cells that prevent the alga to develop pectic covering and induces algae to segregate. ये तो आपको नहीं करना, बस इतना समझ लो, लिखो इस कॉन्सेप्ट को, लेट मी राइट इट फॉर यू। राइट, heliotism. Heliotism is nothing but a master slave relationship. It's a master slave relationship where it seems that fungus is the master and algae is its slave, as lichen's body majorly 90 नहीं 95%, मतलब 90 भी मैंने कम बोल दिया, एक्चुअली 95% of lichen body is made up of fungus, as lichen's body majorly 95% is made up of fungi and algae only contributes 5% of it. एक तो एल्गी का कंट्रीब्यूशन कम है, नॉट विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट बट ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, फंक्शनली ऑल्सो। एक तो ये पॉइंट हो गया हीलोटिज्म का, और दूसरा क्या है रीजन हीलोटिज्म का? फंक्शनली एल्गी इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग फूड, बल्कि घर बनाना, रिप्रोडक्शन करना, वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन करना, बाकी सारा का सारा काम फंगस का है। तो ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ फंगस का ही है, तो एल्गी उसके अंदर रह रहा है तो भाई जरूर ये इसका स्लेव है और फंगस उसका मास्टर है। फंक्शनली एल्गी इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग फूड, whereas all other activities like reproduction, कॉमा, और मैंने क्या क्या बोला रिप्रोडक्शन के अलावा? बताओ भाई। शेल्टर, absorption of water and mineral, are all done by fungi. Are all done by fungi. लिखो। डन।
सो लाइकन में हीलोटिज्म का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है, दैट्स अ मास्टर स्लेव रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड एल्गी। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि मास्टर स्लेव में तो ऐसा हो गया ना कि मास्टर मतलब स्लेव के बिना काम चला सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। स्लेव की भी उतनी जरूरत है मास्टर को, मतलब दोनों का इक्वली रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। नोट पॉइंट लिखना जरा एक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर लाइकन में एल्गी का जो एल्गल जो पार्टनर है, अगर वो साइनोफाइसी हुआ, जैसे नॉस्टॉक हुआ या एनाबीना हुआ, तो along with photosynthesis, which one more function will algae perform in lichen? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? नाइट्रोजन फिक्सेशन। वेरी गुड हरसिमरन, कीप इट अप। तो बेटा अगर एल्गल पार्टनर लाइकन में साइनोफाइसी का मेंबर हुआ, मतलब अगर मोनेरा का मेंबर हुआ, तो फिर वो फोटोसिंथेसिस के साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली जिम्मेदारी भी उठा सकता है। इन जनरल आप लिखोगे कि एल्गी पार्टनर ओनली परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बट अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन मेंशन कर देता है दैट एल्गल पार्टनर बिलोंग्स टू साइनोफाइसी, एग्जांपल नॉस्टॉक, देन which functions will this perform in the lichen? तो दो फंक्शन होंगे, फोटोसिंथेसिस के साथ साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन। लिखो नोट पॉइंट। if algal partner, not algae, algal partner, that means फंगस के अलावा जो दूसरा पार्टनर है वो, so it will perform nitrogen fixation along with photosynthesis। लिखो इतना। Do it till here। डन। गुड, वेरी गुड। बाकियों ने कर लिया? एक बच्चे का मेरे पास डन आ चुका है, गुनीत आपने किया, योगिता सिमर? I'm done. डन। ओके, वेरी गुड। सारे लिख रहे हो ना? ऐसा तो है नहीं कि मैं बोल रही हूँ तो आप लिख नहीं रहे हो। प्लीज सारे लिखते रहना, अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहना। देखो लिखा भी हुआ, द बल्क ऑफ थायलस ऑफ लाइकन इज मेड अप ऑफ फंगस व्हिच इज 95% एंड एल्गल इज ओनली 5%। नाउ हैबिटेट के बेसिस पे बेटा लाइकन हर जगह ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो अपने नोट्स में, राइट अनदर पॉइंट। लाइकन्स कैन ग्रो, लाइकन्स आर बेसिकली कॉस्मोपॉलिटन। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हर जगह ग्रो कर सकते हैं। These can grow even in extreme habitat. Lichens are cosmopolitan. That is, they can be found everywhere. हर जगह पाए जाते हैं। बैक्टीरिया की तरह ये भी cosmopolitan है। They are found everywhere. Full stop. They are slow in growth. ये perennial होते हैं। लाइकन की लाइफ स्पैन 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 2 साल से भी ज्यादा ये जिंदा रह सकते हैं। सो दीज आर पेरिनियल एंड इनकी बड़ी ग्रोथ स्लो होती है। सो दे आर पेरिनियल एंड स्लो इन ग्रोथ। These are cosmopolitan. They are found everywhere. They are perennial and slow in growth. Lichens helps in primary succession along with mosses. जो अपने ब्रायोफाइट्स आपने प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ा होगा,
आपने उसमें मॉसेस पढ़े होंगे, तो मॉसेस के साथ साथ लाइकेंस, ये दोनों मिलके प्राइमरी सक्सेशन में मदद करते हैं. डू यू नो व्हाट इज प्राइमरी सक्सेशन? बताओ, अगर किसी को पता है व्हाट इज प्राइमरी सक्सेशन देन प्लीज एक्सप्लेन. नहीं पता है? क्लास 12 में नहीं पढ़ा इसके बारे में, प्राइमरी सक्सेशन सेकेंडरी सक्सेशन? ऑन बेयर रॉक किसी को कोई आइडिया नहीं है व्हाट इज प्राइमरी सक्सेशन? मैम प्राइमरी सक्सेशन जिथे लाइफ स्टार्ट ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਅਰ ਰੌਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਕਨਸ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ आई थिंक सो जो सेकंड टाइम लाइफ स्टार्ट ਹੁੰਦੀ है. बिल्कुल बिल्कुल, जब किसी एरिया में पहली बार लाइफ स्टार्ट हो, जब किसी ऐसे एकदम नया, जब नई वॉल्केनो फटा, सारा का सारा लावा बाहर आया, लावा ठंडा हुआ और नई एरिया बन गई, नया लैंड बन गया, नया पीस ऑफ लैंड बन गया. अब वहां पे पहली बार अगर किसी को लाइफ स्टार्ट करनी है, तो तुम तो वहां जाके अपना घर बना नहीं सकते, क्योंकि वहां तो इन्वायरमेंटल कंडीशन अभी फेवरेबल नहीं है, टेम्परेचर हाई है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं है, वाटर अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं है, तो आपा तो वहां जाके बस नहीं सकते. तो वहां पे पहले लाइफ कौन स्टार्ट करता है? लाइकेंस अलोंग विद मॉसेस दे ग्रो ऑन दोज रॉक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. तो जब कहीं पर नई जिंदगी की शुरुआत करनी होती है, तो उस सक्सेशन को बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन. और प्राइमरी सक्सेशन के सबसे प्राइमरी इनहैबिटेंट्स होते हैं लाइकेंस अलोंग विद मॉसेस. लिखो, राइट दिस. Lichens along with mosses helps in primary succession on bare rock. Types of lichens. सबसे प्रिमिटिव लाइकेन होता है क्रस्टोस, उससे थोड़ा बेटर होता है फोलियोस, और सबसे वेल डेवलप्ड लाइकेन होता है फ्रूटिकोस. टाइप्स ऑफ लाइकेन. क्रस्टोस मतलब क्रस्ट लाइक, पापड़ की तरह लाइकेन, कुछ इस तरीके का लाइकेन है. सिंपली क्रस्ट लाइक. मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ लाइकेन, सबसे पहला लाइकेन. फिर थोड़ा एडवांस होगा लाइकेन एंड इट विल चेंज टू फोलियोस. फोलियोस मींस लीफ लाइक. थर्ड इज फ्रूक्टिकोस, ब्रांच्ड. फ्रूक्टिकोस मतलब ब्रांच्ड लाइकेन. लिखो इतना, दिस इज द एडवांस्ड मोस्ट. राइट इट. डन. डन. चलो, ओके, वेरी गुड. मयंक, तू कर पा रहा है ना बेटा? तेरा कोई भी मेरे पास मैसेज नहीं आ रहा ना, कोई मतलब मैसेज तो क्या पता, तेरा कोई मेरे पास आंसर नहीं आ रहा है. See, so on the basis of growth, there are three types of lichen: crustose, foliose and fruticose. Crustose मतलब हो गया थिन क्रस्ट लाइक. जो पहला लाइकन जो रॉक्स और सॉइल पे ग्रो करेगा वो हो गया क्रस्टोस. आप ए डायग्राम दे सकते हो, देख सकते हो. नेक्स्ट टाइप ऑफ लाइकन विच इज रिप्लेस्ड बाय क्रस्टोस इज फोलियोस. They are leaf like, they appear to be dried leaf like. Now आप बी डायग्राम देखो, आपको पता चलेगा पत्तों की तरह लाइकन. थोड़ा सा क्रस्टोस से बेटर हो गया है, उसको बोलते हैं फोलियोस लाइकन. और आप थर्ड लाइकन देखो विच इज फ्रूक्टिकोस, ब्रांच्ड लाइकन आपको दिखाई देगा. सो दे आर रिबन लाइक, स्लाइटली क्या कहते हैं, ब्रांचेस की तरह उगने लग जाता है अबव द सबस्ट्रेटम, तो उसको बोलते हैं फ्रूक्टिकोस. तो तीन टाइप के लाइकन होते हैं, बिल्कुल पापड़ की तरह थिन क्रस्ट लाइक ऑन द सॉइल सरफेस और रॉक, क्रस्टोस. थोड़ा सा लीफ लाइक दिखने लग जाए तो उसको बोलते हैं फोलियोस. और अगर आप सबस्ट्रेटम से ऊपर उठ के आने लग जाए, जिसको हम जो ब्रांचेस बनाने, अपनी ब्रांचेस बना ले, उसको बोलते हैं फ्रूक्टिकोस. मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ लाइकन इज फ्रूक्टिकोस.
क्लियर? यस और नो? नेक्स्ट लिखो, on the basis of types of fungus lichens on the basis of fungal partner. ये तो लिख लिया आपने. on the basis of growth there are 3 types of lichen. now next is on the basis of fungal partner. लिखो भाई, फंगल पार्टनर के बेसिस पे 3 टाइप के लाइकन, 2 टाइप के सॉरी, एस्कोलाइकन और बेसिडियोलाइकन. नाम से समझ में आ रहा है, अगर फंगल पार्टनर अगर एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है तो एस्कोलाइकन, अगर बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है बेसिडियोलाइकन. नाम से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है. लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ फंगल पार्टनर lichens are of 2 type, asco and besidiolichen. है लिखो, एस्कोलाइकन एंड बेसिडियोलाइकन. एस्कोलाइकन मतलब जब अगर फंगल पार्टनर एस्कोमाइसिटीज का हो और एल्गल पार्टनर मेनली क्लोरोफाइस क्या कहते हैं क्लोरोफाइसी का हो. और बेसिडियोलाइकन मतलब when fungal partner is of बेसिडियोमाइसिटीज whereas algal partner is of क्लोरोफाइसी. ज्यादा कॉमन होते हैं आपके एस्कोलाइकन्स. लिखो पूरा, मोस्ट कॉमन लाइकन्स आर एस्कोलाइकन्स where algal partner belongs to क्लोरोफाइसी not साइनोफाइसी. लिखो इतना. एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत नहीं है, बस नाम पता होना चाहिए, एस्को और बेसिडियोलाइकन, दैट्स इट. हो गया? एस्कोलाइकन बेसिडियोलाइकन लिखा? डन. ओके, वेरी गुड. नाउ लास्ट कम टू यूजेस. यूजेस में आओ. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकन, एक एक लिखते चले जाओ. कुछ लाइकन जैसे क्लेडोनिया रैंजीफेरा, सिट्रारिया आइसलैंडिका, लोग इनको खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं. एक लाइकन है रोशेला, जिससे आप लिटमस डाई बनाते हो, अपने केमिस्ट्री में लिटमस सुना होगा. एक और आपकी क्या कहते हैं लाइकन है अस्निया, विच इज कॉमनली कॉल्ड एज ओल्ड मैन्स बियर्ड. बूढ़े बाबा की दाढ़ी की तरह दिखता है अस्निया, विच इज अ लाइकन. इससे इससे काफी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है इसकी. तीनों लिखो पहले. राइट दीज 3, फर्स्ट 3 लिखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में. लाइकन यूज्ड फॉर फूड, खाने के लिए. 2 कॉमन एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, क्लैडोनिया रैंजीफेरा विच इज कॉमनली कॉल्ड एज रेनडियर मॉस, सिट्रारिया आइसलैंडिका विच इज कॉमनली कॉल्ड एज आइसलैंड मॉस. कॉमन नेम दोनों के याद रखना बहुत जरूरी है. आइसलैंड मॉस, रेनडियर मॉस, किसको क्या कहते हैं. मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाता है. सोर्स ऑफ डाई, एग्जाम्पल रोशेला विच गिव्स लिटमस. Source of medicine asnia, from which you obtain asnic acid, which is having medicinal importance. लिखो इतना. लिखा? नो मैम, रहता है थोड़ा सा. चौथा नहीं याद करना है. पेल्टिगेरा इज यूज अगेंस्ट हाइड्रोफोबिया. नो, नो नीड टू लर्न दिस. जो बस मैं बता रही हूँ मेन वही आपको याद रखना है. फोर्थ वन यू कैन कट, नो नीड टू लर्न, नो नीड टू राइट दैट.
सॉरी 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 गाइस, 1 मिनट देना। ओहो, राइट इट। लिखो यहाँ तक। डन। वेरी गुड। बाकियों ने किया यहाँ तक? Rajshri, have you done till here? Mayank, Kiranpreet, Yogita Simar, Jashanpreet, Jashandeep. Done. Okay, very good. 3 एग्जाम्पल याद रख लिए। चौथा इंपॉर्टेंस लिखो। Write this one. Crustose lichens are pioneer in succession. लिखो, क्रस्टोस लाइकन हेल्प इन, आपको बताया ना कि ये लाइकन्स हेल्प इन प्राइमरी सक्सेशन, तो कौन सा लाइकन प्राइमरी सक्सेशन में हेल्प करेगा? सबसे पहला लाइकन आता है विच इज क्रस्टोस। तो राइट दिस, क्रस्टोस लाइकन्स आर पाइनियर इन सक्सेशन। जेरोसियर की जगह सक्सेशन लिख दो, क्योंकि सक्सेशन 2 प्रकार की होती है, जेरोसियर और हाइड्रोसियर। आप क्लास 12th में इसको पढ़ोगे। किसी को इस बारे में आइडिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो आप इसको क्लास 12th में पढ़ोगे। अभी के लिए बस इतना लिख दो, क्रस्टोस लाइकन आर पाइनियर इन सक्सेशन। दे आर ऑल्सो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। विच एयर पोल्यूटेंट? SO2। बस ये 2 लिखने हैं आपको। क्रस्टोस लाइकन वाला पॉइंट डाल दो और लाइकन वाला पॉइंट डाल दो, बस दैट्स इट। इन पोल्यूशन इंडिकेटर एंड प्राइमरी सक्सेशन। ये सारे आपको एग्जांपल्स इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में याद रखने होंगे। दैट्स इट। कुछ एग्जाम्पल जैसे एवेरिना है, रामेलिना है, ये कुछ ऐसे लाइकन्स के नाम है जिनसे आप परफ्यूम्स बनाते हो। इनकी दीज आर वेरी स्वीट स्मेलिंग लाइकन्स, सो देयरफॉर दे आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग परफ्यूम। ये और एक एग्जाम्पल डाल लो, रामेलिना एंड एवेराइना, दीज फंगस आर यूज्ड फॉर मेकिंग परफ्यूम्स। धूप अगरबत्ती बनाने में भी इसका यूज कर सकते हैं, परफ्यूम बनाने में इनका यूज कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर स्वीट स्मेलिंग। बस इतना लिख लो। हुआ यहाँ तक? यस मैम। ओ वेरी गुड मयंक, क्या बात है, तुम्हारी भी आवाज सुनाई देगी मुझे अभी तो। बाकियों ने कर लिया? यस मैम। चलो, तो इतना आपको लाइकन्स के लिए करना है। व्हाट इज लाइकन, पार्टनर्स ऑफ लाइकन, एग्जाम्पल्स ऑफ लाइकन, टाइप्स ऑफ लाइकन, माइकोराइजा क्या होता है, टाइप्स ऑफ माइकोराइजा, एग्जाम्पल्स ऑफ दोस टाइप्स ऑफ माइकोराइजा। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज वायरसेस। हेडिंग डालो वायरसेस। लिखो वायरसेस। वेट, लिखो व्हाट आर वायरसेस। बेसिकली
वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर या ए सेल्यूलर। वायरसेस की अगर तुम बॉडी देखोगे तो ये एक सेल के भी नहीं बने हैं, दे आर नॉट इवन मेड अप ऑफ वन सेल, दे आर ए सेल्यूलर न्यूक्लियोप्रोटीनिशियस पार्टिकल। तो जो इनका बॉडी है वो बस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए का बना हुआ स्ट्रक्चर है, जो कि एक इनकी बॉडी को हम एक सेल भी नहीं बोल सकते। सो दीज आर ए सेल्यूलर न्यूक्लियोप्रोटीनिशियस organisms which are obligate intracellular parasite। अगर तुम्हें वायरसेस को लिविंग कंसिडर करना है, if you want to see the living properties of viruses, then you need a host body. Outside host body, outside living cell, these viruses they do not perform any living property. ये dead organism की तरह behave करते हैं। तो अगर तुम्हें इनकी living properties स्टडी करनी है, so then you have to keep them these viruses inside any host body. So viruses are acellular nucleoproteinaceous organisms which are obligate intracellular parasite. These are obligate parasites. That is outside host body, outside the होस्ट, इनको जिंदा रहने के लिए होस्ट की जरूरत है, दैट इज आउटसाइड द होस्ट बॉडी, दीज वायरसेस आर कंसिडर्ड नॉन लिविंग। The term virus was coined by Pasteur. So the term virus was coined by Pasteur, which means venom. वायरस का मतलब ही जहर है, venom. The term virus was coined by Pasteur, which means venom. Next point. These are considered as connecting link between लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये लिविंग प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, साथ साथ ये नॉन लिविंग प्रॉपर्टी भी एग्जिबिट करते हैं। ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं। तो इस वजह से, क्योंकि अब इनको क्या माने कि इनको लिविंग माने, नॉन लिविंग माने, कनेक्टिंग लिंक माने, ये एक भी सेल के नहीं बने हैं लेकिन इनके पास जेनेटिक मटीरियल है, या आउटसाइड द होस्ट बॉडी कोई लिविंग प्रॉपर्टी शो नहीं करते लेकिन होस्ट के अंदर ये सारा कुछ काम करते हैं। तो विटिकर बड़ा कंफ्यूज था जब वो अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे रहा था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था भाई इसको कहाँ रखें, लिविंग माने, नॉन लिविंग माने, क्या करें, सेल के भी नहीं बने हैं, लिविंग प्रॉपर्टी भी शो कर रहे हैं। तो इसलिए वायरसेस को भी लाइकेन और माइकोराइजा की तरह के किंगडम में कहीं पर भी जगह नहीं मिली थी। लिखो, दिस अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन living and non-living. Next point. Whitaker did not classify them in his 5 kingdom classification. लिखा? ओके, वेरी गुड। अब इनको हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं लिविंग और नॉन लिविंग का। तो भाई क्या ये ऐसी लिविंग प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसकी वजह से इनको हम लिविंग भी मान सकते हैं, और क्या ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं जिसकी वजह से इनको हम नॉन लिविंग मानते हैं? तो लिखो, प्रॉपर्टी सिमिलर टू लिविंग। राइट, प्रॉपर्टीज similar to living.
सबसे पहले लिखो दे कंटेन जेनेटिक मटीरियल. जेनेटिक मटीरियल इनके पास न्यूक्लिक एसिड होता है विच कैन बी आइदर डीएनए और आरएनए बट नॉट बोथ. अब क्या टेबल चेयर के पास डीएनए या आरएनए है? डू योर टेबल एंड चेयर हैव डीएनए आरएनए? नो, सो दे आर नॉन लिविंग. अगर वायरसेस एक्चुअली नॉन लिविंग होते तो इनके पास डीएनए आरएनए नहीं होता, लेकिन है तो मतलब ये लिविंग वाली प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं. अब अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो उन वायरसेस को हम बोलते हैं डीऑक्सी वायरस, और अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो उन वायरसेस को बोलते हैं हम राइबो वायरस. एंजाइम्स इनके अंदर पाए गए हैं. अब टेबल चेयर के पास क्या एंजाइम होता है? नहीं होता, क्योंकि वो तो प्रॉपर्ली नॉन लिविंग है. लेकिन वायरसेस के पास एंजाइम जैसे लाइसोजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये सारे के सारे उनके अंदर एंजाइम्स पाए गए, जो कि अगेन एक लिविंग प्रॉपर्टी का फीचर है. ये म्यूटेशन, दे कैन अंडरगो म्यूटेशन इनसाइड द होस्ट बॉडी. कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाना इसीलिए तो मुश्किल थी. क्यों मुश्किल थी? क्योंकि ये वायरस होस्ट के अंदर अपना नेचर चेंज कर रहा था, म्यूटेट हो जा रहा था बहुत जल्दी जल्दी. तो अब म्यूटेशन जैसा फीचर, क्या तुम टेबल चेयर अपने मोबाइल फोन से म्यूटेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि ये तो लिविंग प्रॉपर्टी है. और अगर वायरसेस म्यूटेशन शो करते हैं, अपने फॉर्म को चेंज करते हैं, तो मतलब ये लिविंग है. लिखो. ये अपने नंबर को, अपने जेनेटिक मटेरियल के अमाउंट को बढ़ा सकते हैं. सो दे कैन अंडरगो रेप्लिकेशन बाय यूजिंग होस्ट मशीनरी. अगर इनको वायरसेस को होस्ट के सेल के अंदर डाल दो, होस्ट बॉडी के अगर अंदर वायरसेस को डाल दोगे, तो ये अपने अमाउंट को डबल कर लेते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल कर लेते हैं बाय यूजिंग होस्ट मशीनरी. लिखो इतना. So these are certain properties which viruses show similar to living. हो गया? Okay, very good. Now next write features similar to non-living. अब इनको नॉन लिविंग क्यों माने? क्योंकि लिविंग होने के लिए किसी महान व्यक्ति ने कहा था, एनी ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ इवन वन सेल विल बी कंसिडर्ड लिविंग, बट एनी ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट इवन मेड अप ऑफ वन सेल विल बी कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग. तो वायरसेस आर नॉट इवन मेड अप ऑफ वन सेल, दे आर एसेल्युलर, हेंस दे आर नॉन लिविंग. आप इनको क्रिस्टल के फॉर्म में बॉटल में स्टोर कर सकते हो, लेकिन क्या मैं आपको बॉटल में स्टोर कर सकती हूँ? नहीं. लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर नहीं होता क्रिस्टलाइज हो जाना, बट वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड. नेक्स्ट, इनके पास कोई भी एनर्जी स्टोरिंग या सिंथेसिस मैकेनिज्म नहीं होता. बिना एनर्जी स्टोरिंग सिंथेसिस मैकेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे लिविंग है भाई? कहां से काम करने के लिए कहां से एनर्जी ला रहा है? तो वायरसेस के पास ऐसा कोई सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर कोई भी मीजोसोम्स जैसे स्ट्रक्चर देखे ही नहीं गए. तो दैट मींस दे डू नॉट हैव एनी एनर्जी स्टोरिंग और सिंथेसिंग मैकेनिज्म. कोई रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म नहीं था. इनके बिना तो कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं हो सकता. दे डोंट हैव प्रोटोप्लाज्म. जब सेल ही नहीं है तो प्रोटोप्लाज्म कहां से आएगा भाई? सो दे लैक प्रोटोप्लाज्म. दिस इज आल्सो अ नॉन लिविंग फीचर. दीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. इनको जिंदा रहने के लिए होस्ट चाहिए, आउटसाइड होस्ट. दीज आर इनर्ट, दे डू नॉट परफॉर्म एनी लिविंग फंक्शन. तो हेंस आउटसाइड होस्ट नॉन लिविंग, इनसाइड होस्ट लिविंग.
तो इसलिए वायरसेस कनेक्टिंग लिंक हो जाते हैं, और इसी कंफ्यूजन की वजह से इनको आज तक किसी भी 5 किंगडम या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई भी जगह नहीं मिली है. कंप्लीट इट. Outside host body, these viruses are inert, and inert viruses are called as virions. Done? Done. ओके तो ये इतना हो गया. आज के लिए हम इतना ही रखेंगे वायरसेस के लिए. नेक्स्ट क्लास में आपका वायरस चैप्टर ये खत्म हो जाएगा. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टेस्ट में सिर्फ फंगस तक आ रहा है, तो प्लीज उसको वहां तक कंप्लीट कर लेना. और अगली क्लास में हो सकता है हम क्लास 12 चालू कर दे. वायरसेस बस आधे या पौन घंटे का टॉपिक बचा है, तो वो नेक्स्ट क्लास में खत्म करके वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर विच इज रिप्रोडक्शन इन लाइफ. मतलब रिप्रोडक्शन जो इन जनरल चैप्टर, जो क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है, वो हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चलो. ओके देन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी. You can take the leave, beta.